हेलो एवरीवन। ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूजीसी नेट सीरीज़ की एक अनदर वीडियो है। इसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की थर्ड क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कैटेगरी ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और उन्हें किन फैक्टर्स पर डिवाइड किया जाता है और उनके अंदर कौन कौन से मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं। दूसरी क्लास में हमने समझा थे सिर्फ लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में जो 4 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमने समझे थे। तो अगर आपने ये 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो सेकंड कैटेगरी ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको समझ रहे हैं। तो एक 30 सेकंड में हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि उनको समझने के बाद ही हम इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और वो पॉइंट बी तक गई, एक सेंडर ने एक मैसेज भेजा, वो बी तक गया, तो ए इज द सेंडर और बी इज द रिसीवर। ठीक है, क्लियर। और इन दोनों ने क्या भेजा, मतलब ए ने बी को क्या भेजा, मैसेज। तो लीनियर मॉडल्स वो होते हैं जो जिन मॉडल्स में सिर्फ ए ही मैसेज भेज सकता है, यानी मैसेज सिर्फ एक तरफा जा सकता है, बी ए को मैसेज नहीं दे सकता। ये सुविधा इसमें नहीं होती, इसीलिए ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, या ये लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि एक तरफा कम्युनिकेशन होती है। इंटरेक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होती, दो तरफा कम्युनिकेशन होती है। मान लीजिए ए ने मैसेज भेजा बी को, तो बी भी ए को मैसेज भेज सकता है, यानी वो दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। ए भी भेज रहा है, बी भी भेज रहा है, क्या, मैसेज। और बीच में चैनल तो है ही, क्योंकि किसी चैनल के थ्रू ही मैसेज जा सकता है। तो इस तरीके के जो मॉडल होते हैं जिनमें फीडबैक का सिस्टम होता है, जिनमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कम्युनिकेशन में, उनको इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो एक बनाई हुई है, जो फर्स्ट वीडियो ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है दैट वाज ओसगुड एंड स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो दिया था चार्ल्स ओसगुड और विल्बर स्क्रैम ने। इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि विल्बर स्क्रैम ने अपना एक अलग इंडिविजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी दिया है, और दोनों ने मिला के भी ओसगुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है इन द ईयर 1954। डेट आपको याद रखनी है, स्क्रैम एंड ओसगुड का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको याद रखना है, और जो विल्बर स्क्रैम का इंडिविजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी आपको याद रखना है। पहले इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या दिया, कम्युनिकेशन इन्होंने कैसे डिफाइन करी कम्युनिकेशन को। इनका कहना है कि कम्युनिकेशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक होती है। जो मैसेज को भेजता है उसको कहते हैं सेंडर। जो मैसेज को भेजेगा वो सेंडर कहलाएगा। सेंडर ने एक मैसेज भेजा, ठीक, वो मैसेज गया रिसीवर्स के पास, यानी रिसीवर के पास जो मैसेज को कंज्यूम कर रहा है। सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर के पास, अब रिसीवर क्या करेगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेटर। सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा, अब रिसीवर ने उसको इंटरप्रिटेट किया, और क्योंकि ये इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है कि जो अब रिसीवर था, जिसने मैसेज को रिसीव किया, वो अब सेंडर बन जाएगा, ठीक है, और वो भी वापस से मैसेज भेजेगा। और जो पहले सेंडर था वो अब रिसीवर बन जाएगा, और क्योंकि अब ये रिसीवर बन चुका है और पीछे से कोई मैसेज आया है, सेंडर ने भेजा है, जो पहले रिसीवर था, तो अब ये वाला जो सेंडर है वो भी इसको इंटरप्रिटेट करेगा।
ठीक है, तो यानी जो इस कम्युनिकेशन मॉडल में पार्टी ए है और जो पार्टी बी है, वो दोनों ही अपने जो रोल हैं कम्युनिकेशन में उनको फ्लिप करेंगे। जो पहले सेंडर है वो एक मैसेज भेजेगा, वो रिसीवर के पास जाएगा, यहां मैसेज है, फिर वो उसको इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेटर, फिर वो जो रिसीवर है पार्टी बी वो अब सेंडर बन जाएगा और फिर वो मैसेज भेजेगा, तो जो पहले सेंडर था वो अब रिसीवर बन जाएगा और वो भी इंटरप्रिटेट करेगा और दोबारा से सेंडर बन के फिर से मैसेज भेजेगा। यानी ये जो साइकिल है कम्युनिकेशन का ये चलता रहेगा। ठीक है, इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया तो मैं सेंडर हूं, व्हाट्सएप पे जो लिखा है वो मैसेज है और किसी के पास मैसेज गया तो वो रिसीवर है। अब वो उस मैसेज को इंटरप्रिटेट करेगा, समझेगा कि मैंने क्या बोला है। समझ लीजिए मैंने बोला है कि चलो खाना खाने चलते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि खाना खाने चलते हैं मैंने बोला है, तो मैं सेंडर, मेरा मैसेज है खाना खाने चलते हैं, वो रिसीवर, उन्होंने इंटरप्रिटेट किया कि खाना खाने चलने के लिए बोल रहे हैं। अब वो सेंडर बनेंगे और वो बोलेंगे कि चलना है या नहीं चलना है। अगर उन्होंने बोला चलना है तो उनका मैसेज है चलना है, मेरे पास आया, तो मैं क्या बन चुका हूं अब रिसीवर, क्योंकि अब उन्होंने भेजा है मैसेज। अब मैं इसको इंटरप्रिटेट करूंगा कि चलना है, तो मैं ये समझ गया कि उनको चलना है, तो फिर मैं दोबारा मैसेज भेजूंगा कि कहाँ, किस जगह पे। तो जो लूप ऑफ कम्युनिकेशन चलता रहेगा जो हम खटाखट अपने व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको आइडेंटिफाई किया चार्ल्स ओसगुड ने और विल्बर स्क्रैम ने, और उसको एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में दिया कि इसको हम बोलेंगे ओसगुड स्क्रैम्स कम्युनिकेशन मॉडल। और ये है एक इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें एक लूप ऑफ कम्युनिकेशन है, ए भी मैसेज भेज रहा है, बी भी मैसेज भेज रहा है, दोनों ही सेंडर हैं, दोनों ही रिसीवर हैं, फर्क है इंटरप्रिटेशन का, बीच में इंटरप्रिटेशन होगा, यानी रोल्स एक्सचेंज होंगे दोनों के। क्लियर है? तो इसमें एक एलिमेंट है एनकोडर, इंटरप्रिटेटर और डिकोडर। तो एनकोडर कौन है? सेंडर। डिकोडर कौन है? रिसीवर। ठीक है, और जब रिसीवर सेंडर बन रहा है तो ये एनकोडर बन जा रहा है, और जब एनकोडर मैसेज कर रहा है, मतलब समझ रहा है उसको, तो ये रिसीवर बन जाएगा, है ना। और जब डिकोडर इंटरप्रेट करने के बाद आगे भेज रहा है तो ये सेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो एनकोडर सेंडर रिसीवर दोनों है, डिकोडर सेंडर रिसीवर दोनों है, रोल फ्लिप हो रहे हैं इंटरप्रिटेशन के बाद इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, इसीलिए इसका नाम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर? इसी को जर्नलिज्म की लैंग्वेज में सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये फैक्ट याद रखने वाली चीज है कि सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? चार्ल्स ओसगुड एंड स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा फैक्ट है कि सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंजेस द रोल कंटिन्यूअसली। वही जो व्हाट्सएप वाला एग्जांपल मैंने दिया कि वो दोनों अपने रोल्स को इंटरचेंज करते हैं। दूसरा फोकस ऑन एनकोडिंग, एक एनकोड करेगा, एक डिकोड करेगा और बीच में इंटरप्रिटेशन होगी। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एनकोड कर रहा हूँ और दूसरा डिकोड कर रहा है, जब वो बोल रहा है तो वो एनकोड कर रहा है और मैं डिकोड कर रहा हूँ, और दोनों इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को। फीडबैक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये इन्होंने बताया कि जब तक फीडबैक नहीं होता वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होती है। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जब तक हम दूसरे पक्ष को नहीं सुनेंगे तब तक वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन ही कंसिडर करी जाएगी। एक तरफा बोल के कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, कि अपने तजुर्बे पर डिपेंडेंट होता है और फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ पर डिपेंड होता है। मैंने क्या बोला, दूसरे ने क्या समझा, फिर वो समझने के बाद उसने क्या बोला, दीज थिंग्स आर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, की कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं या कैसे उन चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सामने है नहीं, है ना। दीज आर फील्ड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग। तो ये था पहला चार्ल्स ओसगुड एंड स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि विल्बर स्क्रैम ने अपना एक इंडिविजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी दिया था सेम ईयर में 1954 में ही, जो सिर्फ स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरएक्टिव के अंदर आता है। इसमें इस मॉडल में इन्होंने बोला कि प्रोसेस सेम है। इस मॉडल का भी डायग्राम बना लेते हैं। एक सेंडर है, क्लियर, एक रिसीवर है, ठीक है, यहां मैसेज है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि इस प्रोसेस को, यानी इन दोनों के बीच में मैसेज तो है ही, सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज तो होगा ही, इसको इन्होंने नाम दिया फीडबैक लूप। फीडबैक लूप। ये जो सेंडर जब भेजेगा रिसीवर को और रिसीवर जब भेजेगा सेंडर को, तो ये जो सर्कल है इसको विल्बर स्क्रैम ने अपने मॉडल में बोला था फीडबैक लूप। और मैसेज तो उन्होंने बीच में परमानेंट ही रखा था कि मैसेज तो होगा ही होगा, बिना मैसेज के तो कोई बात कर ही नहीं सकता ना, तो मैसेज तो है ही। ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो जब सेंडर बोल रहा है रिसीवर सुन रहा है, और जब रिसीवर बोल रहा है और सेंडर सुन रहा है, रोल एक्सचेंज हो रहे हैं, इस पूरे जो लूप है इसको उन्होंने बोला फीडबैक लूप। और ये कंटिन्यूअस फीडबैक लूप होता है। एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा, फिर वो सोचेगा उसका सुने हुए को फिर बोलेगा, ये चलता रहेगा। इस गोले को, इस सर्कल को उन्होंने बोला फीडबैक लूप। इसमें इनका एक सेंडर है, एक मैसेज है बीच में, एक रिसीवर है और एक फीडबैक है जो कि लूप में है। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट लूप वाला फीडबैक लूप, ये याद रखने की बात है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें एनटीए पकड़ लेता है कि किस मॉडल में फीडबैक लूप को इंट्रोड्यूस किया गया था। या जैसे इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, तो पहली बार जो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक आया, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, वो विल्बर स्क्रैम ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब फीडबैक 1000 तरीके का होता है। जैसे अगर मैं एक ही एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए मैंने अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया और वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं रेटिंग दूंगा मैं अमेज़ोन पे, तो वो जो रेटिंग होती है वो भी एक तरीके का फीडबैक होता है। फीडबैक ज़रूरी नहीं है कि बोलकर ही हो, दिखाकर भी हो। फीडबैक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कोई साबुन खरीदा, वो साबुन मैंने यूज़ किया, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने कुछ नहीं बोला, कंपनी को भी नहीं बताया कि साबुन अच्छा है, मैंने वो दोबारा खरीदा। दोबारा खरीदना इस बात की निशानी है कि मुझे पहली बार वो अच्छा लगा था। तो ये भी एक इनडायरेक्ट फीडबैक है। फीडबैक को हम आगे चल के और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि फीडबैक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जर्नलिज्म में। तो फीडबैक बहुत तरीके का होता है, और ये जो फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था विल्बर स्क्रैम ने इन द ईयर 1954 अपने मॉडल में, स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? तो यहाँ पे सेंडर है, यहाँ रिसीवर है, फीडबैक लूप बन रहा है, यहाँ मैसेज है, और ऑफ कोर्स एनकोडिंग और डिकोडिंग तो होगी ही। सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, और मैसेज बनने के बाद जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है। ठीक है? तो फाइनल डायग्राम जो इस मॉडल का बना वो क्या बना, कुछ इस तरीके का। एक है सेंडर, एनकोडिंग हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, मैसेज की, फिर डिकोडिंग हो रही है, और फिर है रिसीवर। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक फीडबैक लूप। स्क्रैम एंड ओसगुड मॉडल अलग है, विल्बर स्क्रैम का इंडिविजुअल मॉडल अलग है। दोनों कंफ्यूजिंग हैं, अलग अलग याद करने हैं, अलग अलग ही आते हैं। जब पूछा जाए स्क्रैम एंड ओसगुड मॉडल, तभी स्क्रैम एंड ओसगुड का मॉडल याद करना है, जो सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था।
जब सिर्फ विल्बर स्क्रैम का पूछा जाए तो आपको ये वाला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पिच करके आना है या लिख के आना है, जो भी करना है, जिसमें फीडबैक लूप को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है? दूसरा, बाकी एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो सिमिलर ही हैं, जैसे फील्ड एक्सपीरियंस की बात उसमें भी हुई थी, इसमें भी हुई थी, सेंडर और रिसीवर के बीच। कम्युनिकेशन अकर्स इफेक्टिवली व्हेन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप, यानी जब दोनों एक जैसे तजुर्बे वाले लोग बैठे हुए होते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तभी कम्युनिकेशन होती है। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो भी इंटरप्रिटेशन को हाईलाइट कर रहा था, ये भी, यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग को। और रिकॉग्नाइजेस टू वे कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं फीडबैक लूप्स में, तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। और ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो बेसिक मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? अगला नेक्स्ट मॉडल है वेस्ले एंड मैकलीन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडल अपने आप में थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाता है इंटरेक्शन को समझने के लिए या इंटरेक्टिवनेस को समझने के लिए। इंटरेक्शन को आई होप अब तक आप समझ गए होंगे। इंटरेक्टिव मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दो तरफा बात होनी चाहिए, या बात सिर्फ एक तरफा, एक फ्लो में ना हो, सिंगल डायरेक्शन में ना हो, टू डायरेक्शनल बात हो। उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं ये जो वेस्ले एंड मैकलीन है। पूरा नाम है ब्रूस एच वेस्ले और मेलकॉम एस मैकलीन जूनियर। मॉडल दिया था 1957 में। तो ईयर तो याद रखना ही रखना है और पूरे नाम याद रखने हैं। इन्होंने जो मेजर चीज एक डेवलप करी थी वो करी थी गेट कीपर की। गेट कीपर को इन्होंने अपने मॉडल में यूज करा था। पहले इनका मॉडल एक बार बना के देख लेते हैं इजी लैंग्वेज में। आप ऐसे मानिए कि दिन भर में 1000 न्यूज हो सकती हैं, पब्लिक में ऐसी 1000 इवेंट्स हो सकते हैं जो हम जान जाते हैं या हमें हमारे तक पहुंच जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से। कहीं कोई घटना हुई, कहीं कुछ हुआ, कोई सरकार में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ, इसरो ने क्या किया, आज डिफेंस में क्या हुआ, ये सब होते रहते हैं। तो 1000 तरीके की बातें हो सकती हैं। अगर मैं इन 1000 तरीके की बातों को नाम दे दूं, तो अगर मैं बोलूं कि एक खबर है X1, एक खबर है X2, एक खबर है X3, एक खबर है X4, और ऐसी ऐसी XN नंबर तक खबर हो सकती है। ठीक है? अब कम्युनिकेशन लूप का तो हमें पता ही है कि एक सेंडर होता है A, एक रिसीवर होता है B। ठीक है? जर्नलिज्म में क्या होता है, कभी भी जो खबर होती है वो जर्नलिज्म में जो रिपोर्टर होता है उससे सीधे ऑडियंस तक नहीं पहुंचती, बीच में एक इंसान बैठा हुआ होता है। तो A इज सेंडर, B इज रिसीवर। ठीक है? और ये जो X1, X2, X3, X4 और XN है, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, खबरें हैं अलग अलग। अब सिंपल सा गणित ये है कि A से मैसेज जो जाएगा, ठीक है, हाँ, अब इसको थोड़ा सा इजी बना के समझते हैं कि A जो सेंडर है और B जो रिसीवर है, जर्नलिज्म के फील्ड में वो कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई खबर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंची, अब वो ऑडियंस को दिखानी है। जर्नलिज्म का यही काम होता है ना, रिपोर्टिंग का या एंकर्स का या जो न्यूज रूम बने हुए होते हैं उनका यही काम होता है कि खबर समाज से आई, अब ऑडियंस को दिखानी है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिखाते। बीच में जो ये सी है इसको बोलेंगे गेट कीपर। गेट कीपर, गेट कीपर का काम ये होता है कि ए से जो खबर आई और बी रिसीवर तक पहुंची, यानी ऑडियंस तक,
उनके बीच में ये बैठ जाता है और ये काम करता है न्यूज़ को फिल्टर करने का। फिल्टर क्यों? सारी खबरें ऑडियंस तक नहीं पहुंचाई जा सकती। मान लीजिए दिन में 10,000 खबर आई, तो ये जो सी कैरेक्टर बैठा है, ये जो गेट कीपर बैठा है, ये गेट कीपर डिसाइड करेगा कि कौन सी न्यूज़ दिखानी है, कौन सी न्यूज़ नहीं दिखानी है। तो ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कहता है कि बहुत सारी खबरें दिन में आएंगी, X1, X2, X3, ये पहले ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचेंगी, बीच में जो गेट कीपर है वो इनको फिल्टर करेगा और उसके बाद ये बी रिसीवर तक पहुंचेंगी। क्लियर है अभी तक? दूसरा ये कहता है कि खबरें सिर्फ इसी पैटर्न में नहीं पहुंच सकती कि खबरें आई वो ए सेंडर तक पहुंचेंगी, फिर बीच में गेट कीपर तक पहुंचेंगी और फिर बी तक जाएंगी। दो तरीके से जा सकती। कोई खबर सीधे भी गेट कीपर तक पहुंच सकती है और फिर वो रिसीवर तक पहुंचे, सेंडर हो ही ना। जैसे कई बार वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम टीवी पे कोई चीज खबर नहीं सुन देखते, किसी के मुंह से सुन लेते हैं। अब ये जो किसी के मुंह से सुनी है, ये वही गेट कीपर है। तो खबर हम दो तरीके से सुन सकते थे। एक, या तो हम ऑफिशियल सोर्स से देख लें, तो वो तो सेंडर हो जाएगा जो ऑफिशियल सोर्स होगा। तो खबर उस पैटर्न से भी आ सकती है कि ऑफिशियल सोर्स प्लस गेट कीपर प्लस हम, जब हम तक खबर पहुंची है। दूसरा हो सकता है कि कोई खबर सीधे हमें बताए, किसी के मुंह से ही सुने वर्बली, तो वो सीधे गेट कीपर तक खबर गई और उस गेट कीपर ने हमें बताया, है ना। तो ये जो वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये इसी चीज को दिखाता है कि खबर ए से बी तक भी पहुंच सकती है गेट कीपर के थ्रू, सीधे गेट कीपर पर पहुंचकर बी के पास पहुंच सकती है, यानी रिसीवर के पास पहुंच सकती है। ठीक है। दूसरा जो फीडबैक का लूप है, क्योंकि इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फीडबैक कैसे हो सकता है? तीन तरीके से फीडबैक हो सकता है इसमें। एक फीडबैक, ये बी सी को फीडबैक दे, यानी बी सी को बताए और सी ए को बताए, है ना। तो दो तरीके से हो गया, एक बी ने सी को बताया और सी ने ए को बताया। ये भी तो हो सकता है कि बी सीधे ए को बता दे, बीच में गेट कीपर को बताया ही ना, है ना। ये भी तो हो सकता है। तो जो फीडबैक है, जो रिसीवर है, वो दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है रिटर्न में। एक कि जिस पैटर्न से खबर आई है बीच में गेट कीपर के थ्रू, उसी से वो वापस कर दे, है ना, इस तरीके से। और फिर ये जो गेट कीपर है ये वापस सेंडर तक पहुंचा दे, या जो ये रिसीवर है ये सीधे ही सेंडर तक पहुंचा दे। यही है वेस्ली एंड मैकलीन का इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि दिन में बहुत सारी खबरें हो सकती हैं। ये जो X1, X2 और XN नंबर तक की खबरें, ये ए के पास भी जा सकती हैं, सेंडर के पास, फिर गेट कीपर के थ्रू बी तक जाएंगी। गेट, यहां सेंडर को बाईपास भी किया जा सकता है, खबर सीधे गेट कीपर तक पहुंचे और गेट कीपर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचे। और फिर फीडबैक भी इसी तरीके से हो सकता है कि ये जो रिसीवर है ये गेट कीपर को फीडबैक दे और गेट कीपर सेंडर को, और जो रिसीवर है वो सीधे सेंडर को भी फीडबैक दे सकता है। ये पूरा वेस्ली एंड मैकलीन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इजी है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो सेंडर के थ्रू हम तक भी आ सकते हैं, बीच में गेट कीपर है, और सीधे गेट कीपर के थ्रू भी हमसे आ सकते हैं। क्लियर? आसान है, थोड़ा सा बस लॉजिकल माइंड लगाने की ज़रूरत है, हो जाएगा। क्लियर? तो अगर जल्दी जल्दी समझें इसको, तो एक ए है, ये है सेंडर, एक सी है, ये है सी क्या है, हम सी भूल गए, ये है गेट कीपर, और ये है बी रिसीवर। ठीक है। कम्युनिकेशन का फ्लो ये भी हो सकता है, यहाँ से X1, X2, X3, X4 और XN नंबर हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से खबर यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से खबर यहाँ भी जा सकती है, और फिर फीडबैक यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है।
इतना आसान है इस मॉडल को समझना। ठीक है, और गेटकीपर का काम क्या होता है, ये डिसाइड करना कि कौन सी खबर कब, किसे और कैसे दिखानी है और कितनी दिखानी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो एडिटर इन चीफ होते हैं या जो चीफ एडिटर होते हैं, चीफ सब एडिटर होते हैं, वो यही डिसीजन लेने का काम करते हैं, क्या खबर दिखानी है, किसको दिखानी है, कितनी दिखानी है, कब दिखानी है, क्यों दिखानी है। ये वाले सारे जो डिसीजन होते हैं, ये टॉप हायरार्की डिसाइड करती है, उन्हीं को गेटकीपर बोला जाता है। कभी भी कोई खबर हम तक डायरेक्ट नहीं आती, इसीलिए एडिटर्स होते हैं, है ना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि फला फला इंसान उस चैनल का एडिटर इन चीफ है, तो वो जो एडिटर इन चीफ है वो गेटकीपर है, वही ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सी खबर दिखानी है, वो फिल्टर का काम करता है। तो वो इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मतलब कि कोई खबर हमें सीधे आके भी बता सकता है, किसी के थ्रू भी बता सकता है, यानी बीच में एक गेटकीपर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इंट्रोड्यूसेस रोल ऑफ गेटकीपर। पहली बार जो गेटकीपर का कॉन्सेप्ट था वो वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी एक फैक्ट है, याद करना है। मैसेज सेलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, है ना। सेलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का मतलब वही है कि जो गेटकीपर होता है वो डिसाइड करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से कि कौन सा मैसेज सेलेक्ट करके आगे दिखाना है। सेलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। फीडबैक एग्जिस्ट बिटवीन ऑडियंस एंड कम्युनिकेटर। होना फीडबैक ही है, थ्रू गेटकीपर भी हो सकता है, विदाउट गेटकीपर भी हो सकता है। क्लियर। शो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी हल्की सी तो है ही, क्योंकि एक बड़ा लूप जैसा बन रहा है, कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे एलिमेंट्स को पुट किया जाए या कैसे, कहाँ, कौन, कैसे, कितना काम कर रहा है वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको नाम याद रखने हैं ये दोनों, और ईयर ये याद रखना है, और पूरा मॉडल का डायग्राम एज इट इज और सारे एलिमेंट्स एज इट इज। नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है नियोकॉम। पूरा नाम थियोडोर एम नियोकॉम। मॉडल का ईयर 1953। ये वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच इंटरेक्शन होती है। पहले थोड़ा सा उसको समझ लेता है। थियोडोर नियोकॉम क्या कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक पार्टी होती है ए, एक पार्टी होती है बी। क्लियर है। ए मैसेज एनकोड करता है, बी मैसेज को डिकोड करता है। क्लियर है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलता रहता है। ए बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए फिर बी को बोलेगा, बी फिर ए को बोलेगा। इन दोनों में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। बीच में क्या होगा, टॉपिक। बस इतना ही है ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, वो आपस में इंटरेक्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उन दोनों में आपस में बात चल रही है। अब कोई भी जो बात होती है वो बिना टॉपिक के नहीं हो सकती। सबसे फजूल टॉपिक ही क्यों ना हो, लेकिन टॉपिक तो होगा, किसी चीज पे तो बात हो रही होगी। थियोडोर नियोकॉम का बस यही मॉडल है। उन्होंने बस इतना बताया कि ए बी को बोले जा रहा है, बी ए को कुछ बोले जा रहा है, और दोनों के बीच में एक टॉपिक है जिस पे कम्युनिकेशन चल रहा है। यही मॉडल को और इस टॉपिक को उन्होंने बोला एक्स। ठीक है। इसी मॉडल को जो दूसरा नाम है वो बोला जाता है ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ABX मॉडल। ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल को इजी है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि थियोडोर नियोकॉम्स में टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। कम्युनिकेशन चले जा रही है, चले जा रही है, आपस में होए जा रही है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, फीडबैक दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत चली जा रही है, लेकिन बिना टॉपिक के बात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करी थियोडोर नियोकॉम ने। तो इसमें एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, और रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एक्स यानी टॉपिक। ये जो एक्स है वो टॉपिक है। फोकस ऑन सोशल रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन। तो दो लोगों में बात करने के लिए ये मॉडल यूज करा जाता है। मेंटेन बैलेंस इन रिलेशनशिप्स
रिश्ते मजबूत करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, किसी मुद्दे पे बात हो रही है। ठीक है। एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स एंड एन ऑब्जेक्ट। दो पर्सन है ए और बी, और दोनों किसी ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, एक्स पे। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो एक्स जो है वो टॉपिक है। क्लियर? तो ये इस मॉडल में था। कम्युनिकेशन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि दोनों में एक तो एक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी चीज किसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो एक अनसर्टेनिटी को खत्म कर रहा है यहां पर कम्युनिकेशन। अगला है हाइलाइट्स एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं बिहेवियर को। बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेटर। जो जैसा एटीट्यूड शो करेगा, कम्युनिकेशन वैसी ही होगी। जैसा उसके बात करने का ऑरा या तरीका होगा, कम्युनिकेशन वैसे ही करी जाएगी। ये एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है जो इंट्रोड्यूस किया था थियोडोर नियोकोम्स ने। क्लियर है? तो ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि दो तरफा बात चल रही है। आई होप आपको इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आए होंगे। ये कुछ मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनका आपको ईयर याद रखना है, किसने दिया था वो याद रखना है, उन्होंने क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी वो याद रखना है, हर एक का एलिमेंट याद रखना है, और जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके वो कम्युनिकेशन मॉडल बनाया गया है वो याद करना है, क्या उनकी खासियत है उस पर्टिकुलर मॉडल की वो याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको जो एनटीए है वो पूछता है, बड़ी आसानी से पूछता है, और इतना घुमा फिरा के पूछता है कि आंसर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर आपने लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पढ़े हैं तो पिछला जो लेक्चर था वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।